नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में। संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। एक एक अनुच्छेद को समझते हुए चलेंगे। इसमें हम 4 अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 की। क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न मिल जाते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम संघ और इसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ये नोट्स का जो स्रोत है या सोर्स है, इन नोट्स जो है इनका सोर्स है लक्ष्मीकांत बुक। मैंने लक्ष्मीकांत बुक से एक एक चीज पढ़कर और ये नोट्स तैयार किया है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप वहां से जाकर आप क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। वहां पे आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। उस क्रम में मैंने बताया था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, या संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, फिर संविधान की विशेषताएं क्या रही हैं। उसके बाद मैंने बात की थी प्रस्तावना की, अनुसूचियां के और स्रोत की। इन सभी के वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। अब इस जितने प्रीवियस वीडियो हो चुके हैं उन सब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे। करेंट अफेयर की सीरीज भी मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। करेंट अफेयर भी आपको डिस्क्रिप्शन टाइप में आपको देखने को मिलेगा। एक एक टॉपिक को मैं एक एक वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, विधिवत रूप से बताऊंगा वहां पे। अब चलते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करते हैं संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर और 4 तक संघ और इसके राज्य क्षेत्र की बात कही गई है। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि इंडिया यानी भारत के बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। तो ये क्या बोला है कि इंडिया यानी भारत के बजाय, यहाँ पे इंडिया यानी भारत के बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 1 में। ये व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। तो ये जो व्यवस्था है राज्यों का संघ का, दो बातों को स्पष्ट करती है। एक तो देश का नाम और दूसरा क्या है, उसकी राज्य पद्धति का प्रकार, की किस प्रकार की राज्य पद्धति है उसके प्रकार के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक्य नहीं था। यानी संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी भी प्रकार का कोई मतैक्य यानी कोई भी मतैक्य नहीं था। ठीक है, कोई भी हम मतभेद बोल सकते हैं यहाँ पे। फिर कुछ सदस्यों ने सलाह दी। तो कुछ सदस्यों ने सलाह क्या दी, तो कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने की वकालत की। तो कुछ तो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा इसका नाम क्या रखा जाए, तो भारत रखा जाए। और जबकि कुछ लोगों ने आधुनिक नाम इंडिया के नाम की वकालत की थी। कुछ लोगों ने क्या कहा कि इंडिया नाम रखा जाए। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया और इंडिया जो कि भारत है, तो इस प्रकार से इंडिया और भारत का भी क्या नाम विवरण हो गया। यानी दोनों नाम जो है वो संविधान सभा ने स्वीकार किए और दोनों नाम को रख लिया। इस फिर है कि दूसरे देश को संघ बताया गया। तो दूसरे जो देश को क्या बताया गया, संघ बताया गया। यद्यपि संविधान का ढांचा क्या है, संघीय है, तो इसीलिए देश को संघ बताया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार जो राज्यों का संघ है उसकी जो है उसको संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने की को दो कारण बताए हैं। पहला कारण क्या बताया है, तो पहला बताया कि एक भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है जैसा अमेरिका में है। तो पहला क्या बताया कारण कि जो संघीय राज्य है, तो इसका कारण क्या बताया गया, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा दो कारण बताए गए। तो पहला कारण बोला गया कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है जैसा कि अमेरिका में है, तो वैसा कुछ भारत में नहीं है। दूसरा कारण क्या बताया, दूसरा बताया राज्यों को संघ से विभक्त होने का
अधिकार नहीं है। तो राज्यों को संघ से विभक्त या विभाजित या अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये दो कारण बताए गए कोई राज्यों को संघ के बारे में। फिर यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। ये संघ है लेकिन ये विभक्त नहीं हो सकता है। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बना हुआ है। तो बोला कि पूरा देश एक है और जो विभिन्न राज्यों के में प्रशासनिक सुविधा के लिए बना हुआ है। तो ये पूरी बात कर ली मैंने किसके, तो अनुच्छेद 1 में क्या क्या प्रावधान किया गया है उसको, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार क्या पॉइंट रखे गए उनको, और संविधान सभा ने इसको किस प्रकार से नाम को स्वीकारा गया। तो पूरी नाम की चर्चा करता है कौन, तो अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन था कि राज्यों के संघ की बात करता है या राज्यों के समूह की बात करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 1 खत्म होता है। अब हाँ, अभी एक इसमें कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं इसी में। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो अनुच्छेद 1 के ही अनुसार है, तो भारतीय श्रेणियों को 3 समूह में बांटा गया है। अभी इसका और अनुच्छेद 1 में पहला है कि क्या राज्यों का क्षेत्र जो कि 28 राज्य, फिर संघ क्षेत्र, और उसके बाद में क्या है तो ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। तो इस प्रकार के 3 श्रेणियों में बांटा गया। तो भारतीय क्षेत्रों को कितने श्रेणियों में बांटा गया, 3 श्रेणियों में। पहला देख लेते हैं राज्यों का क्षेत्र यानी 28 राज्य, फिर संघ क्षेत्र, संघ राज्य जो क्षेत्र है उसको यूटी तो उनको, और तीसरा है कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय सरकार के भारत सरकार के द्वारा उनको अधिग्रहित किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। तो यही बोल रहा है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र जो है संघ शासित राज्य है उनके नामों और उनका विस्तार जो है वो किसमें है, तो पहली अनुसूची में दर्शाएगा। जो 12 अनुसूची मैंने वीडियो में बताई है तो उसमें से जो पहली अनुसूची में संघ और राज्यों की बात कही गई है। वर्तमान में यानी वर्तमान समय में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों के समान रूप से लागू है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है कि यद्यपि भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। तो यद्यपि भाग जो 21 है संविधान का भाग 21 है तो उसके अंतर्गत जो है कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ नाम भी देख के रखे, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। ये सभी किसमें 371 में है, आर्टिकल 371 में, और भाग किसमें तो 21 में कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त 5वीं और 6ठी अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। इसके मतलब कहाँ कहाँ पे राज्यों का विशेष महत्व है, किस रूप में, तो उन सबको यहाँ पे बताया गया है कि जो क्या नाम भाग 21 है उसमें कुछ राज्यों को विशेष छूट है यानी कि विशेष उपबंध किए गए हैं, जिनमें हम क्या देखते हैं, ये सभी राज्य देख लेते हैं अनुच्छेद 371 को, और उसके बाद देखते हैं कोई 6ठी और 5वीं अनुसूची है उसमें में भी जो जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। तो उसको भी हम इसके अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट है कि उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं। तो भारत का क्षेत्र से भारत का संघ जो है वो ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है। तो बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है तो इसीलिए ये क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है। नेक्स्ट है कि संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार है। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य इसके सदस्य होते हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार होते हैं। नेक्स्ट है कि दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। तो यहाँ बात कर रहा है संघ शासित क्षेत्र जो कि केंद्र के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन होता है। तो जो भी यूटी है तो उसमें क्या होता है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनमें होता है क्या कि केंद्र के द्वारा ही प्रशासन
चलाया जाता है। तो वही बोल रहा है कि जो संघीय शासित क्षेत्र हैं उनमें जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासन होता है। नेक्स्ट है कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। तो एक हम संप्रभु हैं, संप्रभु होने के नाते क्या है कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र को भी अधिग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है फिर उदाहरण के रूप में देखते हैं। तो उदाहरण के रूप में देखते हैं सत्तांतरण। तो सत्ता का अंतरण हुआ। सत्तांतरण कैसे? तो संधि के अनुसार हो सकता है, मतलब हम किस प्रकार से किस अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकते हैं। तो जैसे तो सत्तांतरण यानी सत्ता का अंतरण करके, यानी सत्ता को लेकर, जैसे संधि के अनुसार कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उपहार या लीज पे ले सकते हैं, और जिसे अभी तक किसी मान्य शासक से अधिग्रहित न किया जाए, या जीत या हार कर भी हम उसको ले सकते हैं। उदाहरण नेक्स्ट है कि उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी और सिक्किम। तो ये सभी क्या था? विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनुच्छेद 1 मैंने पूरी तरीके से जितने भी प्रावधान अनुच्छेद 1 में दिए हुए लक्ष्मीकांत में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैंने सभी प्रावधान को समाप्त किया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं, इसमें देख लेते हैं। देखो, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी पॉइंट न समझ में आए ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमको ये पॉइंट सर समझ में नहीं आया है, तो उसको अलग से वीडियो भी बनाकर आपको समझा देंगे, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई भी दे देंगे, वहां पे आपको विस्तृत रूप से भी समझ में आ जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को हम फिर से डिस्क्राइब कर देंगे कि आपका क्या पॉइंट था। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमको ये चीज नहीं समझ में आई है, आप कृपया करके दोबारा से समझा दीजिए। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपके कमेंट को देख के और तुरंत आपका सोल्यूशन दूं। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है कि संसद को यह शक्ति देता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ के नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। तो कुछ नहीं, क्या है इसमें ये चीज याद रखना कि संसद जो है विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों या शर्तों पर जो वो ठीक समझे, जो संसद को लगे ठीक समझे, उसको कि नए राज्यों का प्रवेश करना और उनकी स्थापना करने से संबंधित है। तो नए राज्यों को प्रवेश और उनकी स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 2। संसद जो है विधि द्वारा जो प्रक्रिया है उसके अनुसार संसद जो है जो ठीक समझे उसके अनुसार संघ में नए राज्यों का प्रवेश कराना या उनकी स्थापना करना। अब इसमें इसी तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। कौन कौन सी 2 शक्तियां प्रदान करता है? पहली शक्ति है कि नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे। तो नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे। दूसरा प्रावधान है कि नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। तो नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, और ये दोनों पॉइंट याद रखना कि नए राज्य को भारत में संघ में शामिल करना, और दूसरा है कि नए राज्यों के गठन करने की शक्ति। ये दोनों किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है शक्तियां अनुच्छेद 2 के अनुसार। यहाँ पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है। तो पहली शक्ति यानी नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल होने वाले जो पहला है, तो पहली शक्ति जो है वो उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है। और दूसरी शक्ति यानी दूसरा पॉइंट बता रहा है यहाँ पे राज्यों के गठन से संबंधित है। तो दूसरी शक्ति नए राज्यों को, राज्य जो अस्तित्व में नहीं है उनके गठन को लेकर है। तो ये 2 पॉइंट विस्तृत रूप से आपको मैंने समझा दिए हैं। फिर अनुच्छेद 2 उन राज्यों को भारतीय संघ के हिस्से नहीं है जो प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। तो क्या बोला है कि अनुच्छेद 2 जो है वो उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है उनके प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। देखो, पहले भारतीय संघ के हिस्से नहीं है उनकी बात कर रहा है, उनका प्रवेश कराना और उनका गठन। तो ये दोनों सभी पॉइंट आप याद रखिए। तो अनुच्छेद 2 में मैंने विस्तृत रूप से यहाँ पे कर दिया है कि जितने भी पॉइंट थे वो सभी डिस्क्राइब किए हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद 3 की बात करते हैं।
अनुच्छेद 3 में क्या है, भारत, पहला पॉइंट है कि भारत संघ में नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। देखो यहाँ पे क्या है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान जो राज्य है उनमें अगर कोई परिवर्तन करना है, उनमें सीमा परिवर्तन, उनका नाम में परिवर्तन करना है, ऐसा कुछ करना है तो वो सभी अनुच्छेद 3 में रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमा की व्यवस्था है। मैंने बताया ना, सीमा का क्या करना है, स्थानांतरण करना है, सीमा को बढ़ाना है, सीमा को घटाना है, सीमा का नाम चेंज करना है, मतलब जो भी, या राज्य का नाम चेंज करना है, तो इतने प्रावधान है, ये सभी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 3 यहाँ पे। अब देखते हैं राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। तो राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की जो शक्ति है वो क्या है। अनुच्छेद 3 संसद को अधिग्रहित करता है। अब अनुच्छेद 3 क्या करता है, संसद को अधिग्रहित करता है। क्या करता है, पहला पॉइंट है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को अथवा दो या अधिक राज्यों को राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ नए राज्य का निर्माण करना। तो इसका पहला पॉइंट यही हो गया कि दो राज्यों को, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला दिया जाए, या फिर क्या किया जाए कि उसके राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर या किसी दूसरे को दे दिया जाए। तो इस प्रकार से जो किया जाएगा राज्य का गठन, तो वो हो गया क्या नाम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये सभी क्या है कि संसद जो है वो किस प्रकार से किसी राज्य को अधिग्रहित करता है, तो अनुच्छेद 3 के अनुसार यही प्रावधान है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। तो किसी राज्य के क्या क्षेत्र को बढ़ा सकती है। चौथा क्या है कि किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। तो किसी राज्य का क्षेत्र को बढ़ा सकती है संसद, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है। तीसरा पॉइंट है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सीमाओं में परिवर्तन करना, बढ़ाना, घटाना, ये सब होगा। फिर सीमा में परिवर्तन करना। फिर है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड का पहले उत्तरांचल था, फिर उत्तराखंड हो गया। तो ये क्या है, ये संसद की शक्ति है। तो संसद ऐसे करके अनुच्छेद 3 के तहत ये सभी प्रावधान का उल्लेख करती है। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में दो शर्तों का उल्लेख किया गया। देखो शर्तें क्या है, आखिरकार दो शर्तों का भी इसमें उल्लेख है। क्या है, पहला एक उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश कर। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उपरोक्त जितने भी ऊपर वाले परिवर्तन हैं जो मैंने देखे हैं अभी, इन परिवर्तन के बारे में बात कर रहा है। उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। दूसरी शर्त क्या है कि संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश से संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। तो जिस राज्य के लिए हो रहा है तो उस राज्य की विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है, और यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। तो उसकी एक निश्चित समय सीमा भी होती है, उस समय सीमा के अंदर विधानसभा को भेजना होता है। इसके अतिरिक्त, अब इन दोनों शर्तों के अतिरिक्त क्या है शर्तें कि इसके अतिरिक्त संसद की नई राज्य के निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य, यहाँ डबल डबल लिख गया है, ये नए राज्य या संघ का निर्माण सम्मिलित है। तो क्या बोला है कि इन शर्तों के अतिरिक्त संसद की नए राज्यों के निर्माण करने की शक्ति किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र से मिलाकर या संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। तो वही पॉइंट बता रहा है यहाँ पर भी। फिर नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति या संसद। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं। देखो क्या है कि विधानमंडल ने अगर कोई मत दिया तो उसके लिए चाहे संसद या राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं है। इसे स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। एक निश्चित समय पर भी अगर विधानमंडल कोई भी निर्णय अपना भेजता है कि हाँ ये उचित है, अनुचित है, या सीमा परिवर्तन सही है, गलत है, कुछ भी है, अगर
राष्ट्रपति और संसद जो है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। ठीक है, चाहे वो कितने जो जो भी उसको समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा के अंदर भी अगर वो अपना निर्णय विधानमंडल दे देती है, फिर भी जो है, लेकिन मत जानने का केवल केवल राष्ट्रपति या संसद जो है ना, वो उसका मत जान सकती है, हाँ आखिरकार राज्य का मत क्या है। लेकिन उस मत को मानना या न मानना ये राष्ट्रपति या संसद के ऊपर निर्भर करता है। तो वही पॉइंट को यहाँ बताया कि उसको मत को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है कि संघ क्षेत्र के मामले से संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। अब यहाँ पे मत जानने के लिए भी आवश्यकता नहीं है, विधानमंडल के मत जाने के लिए भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो एक उस राज्य से पूछ लिया जाता है एक बार, हाँ भाई आपका जो परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ भी आपका क्षेत्र घटा रहे हैं, आपसे एक बार राय ले लेते हैं। तो उस राय के लिए मान्य या मान्य भी मतलब बाध्य भी नहीं है। लेकिन क्या है कि ये संसद जो है ये भी उसको आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, अगर चाहे तो संसद नहीं भी भेज सकती है प्रावधान। तो ये भी प्रावधान दिया गया है कि कोई भी मतलब आवश्यकता नहीं है इसके। इस तरह यह स्पष्ट है कि इस तरह क्या बोला है, इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उनमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। बस पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि संसद को यह अधिकार देता है। तो संविधान जो है संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्य को बनाने में, उसके परिवर्तन करने में, उसका नाम बदलने में, उसके सीमा के परिवर्तन करने में बिना राज्य की अनुमति के कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। तो संसद जो है अपने अनुसार जो है वो भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि इस तरह नेक्स्ट है इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। तो इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही कहा गया कि विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। तो क्या बोला है यहाँ पे पॉइंट ये क्या है कि इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी दी गई है और इस तरह भारत को सही कहा गया है। तो भारत को क्या कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ, विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ भी कहा गया है। नेक्स्ट है कि संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है। संघ सरकार जो राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। यही है विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। तो संघ सरकार जो है राज्य को तो समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ अमेरिकी क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। तो दूसरी तरफ अमेरिकी क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई। ये अमेरिका की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये अमेरिका की बात कर रहा है। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्य अनुमति के नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे उल्टा है, अपने यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे बताया कि अविभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है, विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। वहां क्या है, अविभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। तो वहां पे ये अपने यहाँ से उल्टा है, ठीक है, उसको याद रखना, अविभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। यानी कि क्या मतलब हो गया कि राज्य जो संघ है वो राज्यों का निर्माण के लिए उनकी सीमा में परिवर्तन के राज्य की अनुमति के बिना नहीं कर सकती है। वहां पे राज्य की अनुमति इंपॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। राज्य की अनुमति होगी तभी संघ वहां के राज्यों के परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये सभी बातें थी अनुच्छेद 3 की, जिसमें मैंने पूरी तरीके से अनुच्छेद 3 से संबंधित जितने भी पॉइंट्स है सभी डिस्क्राइब कर दिए हैं, जो लक्ष्मीकांत में थे वो भी, और जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न पूछेगा, एक भी प्रश्न जो है छूटेगा नहीं आपका। जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न यहाँ से आपका क्लियर हो जाएंगे। चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आप सभी लेवल के एग्जाम को यहाँ से आप मेरे नोट्स के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 4।
अनुच्छेद 4 में क्या 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 कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश गठन, जो कि अनुच्छेद 2 में था, और नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, जो कि अनुच्छेद 3 का प्रावधान का, इसके अंतर्गत अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित माना जाएगा। तो क्या बोला है कि अनुच्छेद 2 में और नए राज्य जो अनुच्छेद 2 में प्रावधान है और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। ठीक है। तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाएगा। ये सामान्य बहुमत से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्या संसद को यह अधिकार भी है कि वह किसी राज्य को समाप्त कर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत और भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे। तो ये प्रश्न बन जाता है, एक प्रश्न उठा है कि क्या संसद जो है, संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य को समाप्त कर, यानी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उसको समाप्त कर सकती है और इस भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे, कोई भारतीय क्षेत्र अन्य देश को दे दे। ये एक प्रश्न उठता है, इस प्रकार का एक प्रश्न उठता है। यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने जब आया, कब आया था, तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया। तो ये प्रश्न कब आया था? 1960 में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि केंद्र सरकार के एक निर्णय में बेरूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो, न राजनीतिक विद्रोह। उसने क्या बोला है कि केंद्र सरकार एक निर्णय के बेरूबाड़ी संघ यानी पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, इस कारण राष्ट्रपति के संदर्भ में लिया गया। तो ये मामला कब उठा था? जब बेरूबाड़ी केस हुआ था, उस समय बेरूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और पाकिस्तान का नेतृत्व हो गया था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? देखो कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन किया जा सकता है। तो ये कार्य जो है, ये जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमा को समाप्त करना और अन्य देश को देने की बात कही गई, ये अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा सकता है। तो 368 में संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। तो 9वां संविधान संशोधन हुआ 1960 में, उसके तहत ये क्षेत्र जो है बेरूबाड़ी क्षेत्र पश्चिम बंगाल, तो ये क्षेत्र पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान बता रहा है, तो ये बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान की बात कर रहा है यहाँ पे। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, यह कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। तो बोला इस प्रकार का कोई सीमा विवाद है, सीमा का निर्धारण करना है, यह संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, इसमें यह कार्यपालिका के द्वारा किया जा सकता है। अब देखते हैं इसके तहत क्या प्रावधान किया गया। अभी देखते हैं कि 2015 में बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान किस प्रकार से किया, ये एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग अधिग्रहण किया गया, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया। तो कुछ तो भारत ने भूभाग को अधिग्रहण किया और कुछ अपना भाग जो है वो पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को दे दिया। ये 2015 का प्रावधान है, जो कि 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। तो पहला पॉइंट जो है, भारत ने बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है। तो बांग्लादेश से भारत की कितनी सीमा साझा होती है? 4096.7 किलोमीटर। भारत और पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेडक्लिफ
अवार्ड के अनुसार हुआ था। तो भारत और पूर्वी पाकिस्तान की जो जमीनी सीमा है इसका निर्धारण 1947 में रेडक्लिफ लाइन के अवार्ड के अनुसार हुआ था। फिर पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई थी। फिर पुनः ये जो विवाद था इसकी समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौता के द्वारा की गई थी। तो पूछा जा सकता है नेहरू नून समझौता किससे संबंधित है, तो यह है बांग्लादेश के भूमि विवाद से संबंधित है, जो कि 1958 में इसके लिए हुआ था। हालांकि नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि बेरूबाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। तो बेरूबाड़ी यूनियन मामला यही है, तो इसको क्या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार के अनुपालन में नवों संविधान संशोधन 1960 पारित किया गया था। उसके बाद 16 मई सन 1974 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ ताकि जटिल मामला सुलझा लेते हैं, इस जटिल मामला को सुलझा लेते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जितने पॉइंट थे वो सभी आपको यहाँ पे बताए हैं और यहाँ पे मैंने पूरा एक जो है नोट्स के माध्यम से आपको हर एक पॉइंट को समझा दिया। यहाँ से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बहुत मतलब मेहनत से बनाया गया है नोट्स, उसके माध्यम से मैं आपको हर एक पॉइंट जो भी लक्ष्मीकांत पॉइंट है वो सभी यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में और स्वाधीनता अधिनियम 1947, फजल अली आयोग हो गया उसके बारे में, और धर आयोग और जेपीबी के बारे में, कौन कौन सा राज्य कब गठन हुआ, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।